मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 22 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी कमरे में जल से भरा हुआ एक खुला बर्तन रखा जाए तो पानी का वाष्पीकरण किस स्थिति में सबसे तेज होगा? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अधिक तापमान और कम आर्द्रता पर। जो वाष्पीकरण है इसका मतलब क्या होता है, जो लिक्विड है उसका सरफेस से वेपर या गैस में जो है कन्वर्ट होना। ठीक, हमारा जो वाष्पीकरण है इसका मतलब होता है जो हमारा लिक्विड है उसका सरफेस से जो गैस है ना इसमें कन्वर्ट होना। ठीक है, अब जो इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो मेनली इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला कौन सा हमारा, तापमान यानी कि टेम्परेचर। अब अगर मान लो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, अब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मान लो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की, तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से लिक्विड को छोड़कर गैस यानी कि वेपर में बदल जाएंगे। ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर होगा तो हमारा जो इवेपोरेशन है वो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है हमारी ह्यूमिडिटी यानी कि हमारी जो आर्द्रता है। ठीक है, अब आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में पहले से कितनी जो वाटर वेपर है वो मौजूद है। अगर मान लो हमारी आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी वो अगर हमारी जो है कम है तो क्या होगा, तो हवा और जो वाटर के जो वेपर हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, इसलिए जो इवेपोरेशन है यानी कि वाष्पीकरण है वो तेजी से होगा। लेकिन अगर मान लो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो हवा क्या है उसमें पहले से जो है हमारी वाटर की जो वेपर्स हैं, तो इसमें क्या है, वाट हमारी जो हवा है वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी है। ठीक है, अब वो क्या करेगी, नई वाटर वेपर को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए जो लो ह्यूमिडिटी है तो फास्ट इवेपोरेशन रहेगा। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी है तो लो इवेपोरेशन रहेगा। तो हमारा जो वाष्पीकरण है वो किस स्थिति में तेज हो रहा है, पहला तो हाई टेम्परेचर होगा जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की और वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होंगे, और दूसरा जो हमारी लो ह्यूमिडिटी रहेगी। ठीक है, जिससे कि हवा जो है ज़्यादा जो वाटर वेपर्स है उनको एब्जॉर्ब कर पाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस हमारी जो है इवेपोरेशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, अधिक तापमान और कम आर्द्रता। भारत का कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग पश्चिमी तट नहर से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, NW3। जलमार्ग 3 ये केरल के कोट्टापुरम से कोल्लम तक एक वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपाकरा कैनाल और उद्योग मंडल कैनाल का एक 205 किलोमीटर लंबा एक खंड है। ठीक है, ये भारत का एक ऐसा जलमार्ग है जो पूरे मार्ग पर ज्वारीय प्रभाव यानी कि टाइडल इन्फ्लुएंस से जुड़ा हुआ है। बाकी हमारा नेशनल वाटरवे वन जो है ये हमारा गंगा नदी पर है। ये मेनली यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में आता है। फिर हमारा NW2 जो है ये हमारा ब्रह्मपुत्रा पर है, असम के अंदर में। फिर हमारा जो NW5 है ये हमारा ईस्ट कोस्ट कैनाल और ब्रह्मणी रिवर पर है। ठीक है, ये हमारा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आता है। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 46। तो जो मानव शरीर है इसके अंदर में टोटल हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से जो है ये 23 जो जोड़े हैं उनमें विभाजित होती है, जिनमें जो 22 जोड़े हैं ये हमारे ऑटोजोम कहलाते हैं, और जो एक जोड़ा है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। इसमें हमारा जो फीमेल है उसके अंदर में हमारा जो XX है, ठीक है, ये होता है, और जो मेल है उसके अंदर में हमारा X और Y होता है। काला नमक चावल को GI टैग प्राप्त है, इसका प्रमुख संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश से। काला नमक चावल जो है ये विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। इसे बुद्धा राइस या फिर भगवान बुद्ध का उपहार के नाम से भी जाना जाता है। GI टैग हमारा होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ये एक ऐसा टैग है जो किसी प्रोडक्ट को उसके विशेष भौगोलिक क्षेत्र और उसकी यूनिक क्वालिटी या रेपुटेशन के आधार पर दिया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग से नहीं होता, बल्कि इसका जो चुनाव है एक इलेक्टोरल कोलाज यानी कि निर्वाचन मंडल से होता है। इस निर्वाचन मंडल के अंदर में जो संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं ना वो होते हैं, और जो राज्यों की विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए
कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रणाली है वो कौन सी होती है, तो इसके अंदर में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, जिसके अंदर में जो एकल संक्रमणीय मत है उसके माध्यम से चुनाव होता है। रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष स्तर बढ़ सकता है। तो जो पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं, ये दिन के समय में क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 है वो उसको लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो उसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रोसेस है ये हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, लेकिन रात में क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है वो मिलता नहीं है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो हो नहीं पाती। तो पौधे क्या करते हैं, वो सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो CO2 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई या फिर दम घुटना महसूस हो सकता है। फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संवेदनशील जानकारी चुराना। तो फिशिंग जो है ये एक साइबर अटैक है, जिसमें जो अटैकर है वो फेक ईमेल, SMS, वेबसाइट या फिर मैसेज के माध्यम से किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसकी जो सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसका मेन टारगेट होता है जो बैंक अकाउंट है ना उनकी डिटेल लेना, या फिर जो ATM जो क्रेडिट कार्ड है उनके नंबर लेना, OTP पासवर्ड, या जो हमारे आधार या पैन की जो डिटेल है वो लेना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मछली को जो है चारा देके फंसाया जाता है ना, ऐसे ही फिशिंग में क्या होता है, जो फेक जो लिंक्स और जो फेक ईमेल होती है ना उससे यूजर को फंसाया जाता है। तबकात नासिरी के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मिनहाज उस सिराज। तो इस फारसी ग्रंथ को सन 1260 ईस्वी में पूरा किया गया और ये गुलाम वंश के शासक सुल्तान नासिर उद दीन महमूद को समर्पित था। इसके अलावा आपसे पूछा जाए आमिर खुसरो ने कौन सी किताबें लिखी थी, तो इसने जो है खजानुल फतह, तुगलकनामा और नूह सिपीर जैसे जो ग्रंथ थे वो लिखे थे। और ये अल बरूनी था, इसने क्या लिखा था, अल बरूनी ने जो है किताबुल हिंद, ठीक है, ये लिखी थी। भारत में सी काऊ किस जीव को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डुगोंग। तो डुगोंग जो है ये एक शाकाहारी समुद्री स्तनधारी यानी कि मरीन मैमल जीव है, जो समुद्र के नीचे जो समुद्री घास है ना उसको खाता है। ठीक है, इसलिए इसे हम सी काऊ यानी कि समुद्री गाय भी कहते हैं। भारत में ये जो है मेनली जो मन्नार की खाड़ी, हमारा कच्छ की खाड़ी और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट। दक्कन के जो पठार है इसका निर्माण जो है वो जनरली जो हमारी बेसाल्टिक चट्टान यानी कि जो आग्नेय चट्टाने हैं ना उनसे हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण जो हुआ था वो लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले जो क्रिस्टेशियस काल था ना उसके अंत में हुए जो ज्वालामुखी विस्फोट था उसके कारण हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो ज्वालामुखी था, ठीक है, उसमें विस्फोट हुए थे और जो लावा पर जो है ज्वालामुखी फैला था और ठंडा होकर जो है ठोस आग्नेय चट्टान में बदल गया था। ठीक है, जिसे हम लोग बेसाल्ट कहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। ये जो है 1985 के अंदर में जो यूनेस्को की जो है एक विश्व धरोहर में भी घोषित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है टाइगर, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो और स्वैम्प डियर जो होते हैं ना वो भी पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक के समय में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। तो सांची के महान स्तूप का निर्माण मौर्य शासक सम्राट अशोक के शासनकाल में जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। आईने अकबरी जो है ये अकबरनामा का जो है 3rd पार्ट है। इसके अंदर में अकबर के प्रशासन, संस्कृति और जो रेवेन्यू सिस्टम है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अपघटक कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया और कवक।
तो डीकम्पोजर यानी कि अपघटक क्या होता है? ये हमारे ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए जो पौधे और जो जीव जंतु हैं उनके जो अवशेष हैं उनको तोड़कर सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और जो फंगी है ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे अपघटक है। ये न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में मिलाते हैं जिससे जो इकोसिस्टम है उसका जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो चलती रहती है। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 22 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।